नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर चुनाव संपन्न हो गया है। दोनों पाले यानी बीजेपी और समाजवादी पार्टी जिनके बीच में मुख्य मुकाबला था, दोनों ही दावे कर रहे हैं कि जीत उनकी होगी, लेकिन नतीजा तो आखिर जनता ही तय करती है और जो नतीजे का दिन है यानी 8 सितंबर को ये साफ हो पाएगा कि जीत किसके पाले में खड़ी है। इस पर तमाम बात करने के लिए हमारे साथ खालिद रज़ा खान साहब हैं, भारत एक्सप्रेस उर्दू के संपादक हैं। खालिद जी, आपका स्वागत है। बहुत सारी चीज़ें देखी गई, बड़ी एक लड़ाई इस तरह देखी गई घोसी में कि एक कुनबा उतार दिया पूरा बीजेपी ने और पूरी ताकत लगाई विरोधियों ने भी। आप कैसे देखते हैं जिस तरह का मतदान हुआ है? कोई उत्साह बहुत नहीं दिखाई दिया, करीब 50% के आसपास वोटिंग रही, इसको कैसे देखते हैं? कुल मिलाकर घोसी का जो चुनाव है इस मर्तबा पूरे देश की नज़र उस पर लगी हुई थी। असेंबली चुनाव और बाई इलेक्शन था, लेकिन उसके बावजूद सारे देश की नज़र कई वजहों से थी। एक तो घोसी कई वजहों से जिसको कहें कि हम पास्ट में भी वो चर्चाओं में रहा है, और क्योंकि और अगर उस चूँकि इंडिया बनाम एनडीए भी इसको देखा जा रहा है, चूँकि इंडिया अलायंस अभी हाल ही में बना है तो इसको इस एंगल से भी देखा जा रहा है। ये एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि घोसी की सीट अनारक्षित है, वो आरक्षित सीट नहीं, उसके बावजूद वहाँ से बीजेपी की ओर से दारा सिंह चौहान को एक आरक्षित कैंडिडेट को उतारा जाना और 80 से 90 हज़ार की तादाद में वहाँ स्वर्णों का होना, ये बहुत बड़ा एंगल है। और यही ट्विस्ट लाता है वहाँ कि स्वर्ण किस तरफ जाएंगे। क्या समाजवादी पार्टी ने स्वर्ण कार्ड खेला है इस बार? क्या बीजेपी को ये दांव उल्टा पड़ जाएगा? ये बहुत सारे सवाल हैं। और अब देखिए इसका नतीजा जो आएगा तो जब रिज़ल्ट 8 तारीख को आएगा तब सब कुछ पता चलेगा। लेकिन और चुनाव में जो होता है तमाम हम लोग देखते हैं कि चुनाव में जो तमाम तरह के इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगाना, तमाम तरह की जो गंदगियां होती हैं, जैसे दारा सिंह चौहान पर स्याही का फेंका जाना, फिर वो कि जो कल्प्रिट है उसका पकड़ा जाना, और फिर ये बीजेपी के लोगों ने ही फेंकवाया है एक सिंपैथी वोट हासिल करने के लिए, कई तरह की चीज़ें होती रहीं। लेकिन और अगर हम पिछला चुनाव घोसी का देखें तो उसके मुकाबले में 6-7% वोटिंग पैटर्न जो हम लोग अगर देखें तो वोट बढ़ा है। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, 50% के आसपास है। 50% को बहुत ज़्यादा वोट होता नहीं है जो पोलिंग जिसको अगर कहें तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को न देखते हुए भी ऐसा लगता है कि लोगों के अंदर जो जोश था मकामी जो स्थानीय लोग थे उसमें बहुत कम था। और मुझे ऐसा लगता है, जो कई खबरें हैं कि स्वर्णों की तरफ से वोट डाले गए हैं, तो ये एक अच्छी बात, मतलब बीजेपी के एंगल से अगर देखें तो ये उनके लिए अलार्मिंग बात है। अब नतीजे से ही सब कुछ पता चलेगा। हालांकि आरोप बहुत लगाए गए, समाजवादी पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर तमाम ट्वीट किए, बाइट अपलोड की और ये कहा कि जो लोग वोट डालने गए उनको पता चला बूथ पर जाकर कि उनका वोट तो पहले ही पड़ गया। उन्होंने पुलिस पर भी इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने उनके लोगों को या मतदाताओं को धमकाया और बूथ तक नहीं जाने दिया। ऐसे तरह कई गंभीर आरोप थे। मैं जानना समझना चाह रहा हूँ कि ये जैसा आपने कहा कि दो दलों की लड़ाई नहीं थी, दो उम्मीदवारों की लड़ाई नहीं थी, दो गठबंधन के बीच का मुकाबला था, इंडिया और एनडीए। लेकिन इस पूरे खेल में आप देखें तो मुद्दे आपको लगता है कि सेकेंडरी हो गए, गौड़ हो गए और तमाम चीज़ें हावी हो गई? सियासत जिस दिशा में गई तो जहां स्थानीय मुद्दों की ज़्यादा बात होनी चाहिए उतनी बात हुई नहीं। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि बात उस तरह से हुई नहीं है और स्थानीय मुद्दे जो है वो गौण हो गए। और एक इसको हम ये कहें कि एक विडंबना भी है कि घोसी लगातार जो है उपचुनाव देख रहा है। इससे पहले भी घोसी ने उपचुनाव देखा, फिर 17 में दारा सिंह आए, फिर वो सत्ता लोभ में, मतलब जो होता है फिर तो वो खामोखा का ये असमय, ये बाई इलेक्शन एक तरह से थोपा हुआ है। तो इस वजह से मुद्दे गौण हो गए। और इसको जो आप बोल रहे हैं कि इंडिया वर्सेस यानी दो अलायंस का, तो अगर उस नाते देखा जाए तो कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे, समाजवादी पार्टी को सपोर्ट रहा, और बीएसपी ने भी अपने कैंडिडेट नहीं। हालांकि बीएसपी का ये हिस्ट्री रही है कि आम तौर पर वो बाई इलेक्शन में, उपचुनाव में वो नहीं उतारते हैं कैंडिडेट, तो एक तरह से साइलेंट सपोर्ट ही माना जाए।
और अगर पिछले चुनाव के मुकाबले में देखा जाए कि जो तकरीबन जो बीएसपी कैंडिडेट को जो वोट मिले थे 55-58 हज़ार के आसपास 55,000 मिले थे और वसीम इकबाल साहब बीएसपी के कैंडिडेट थे और इस 55,000 वोट जो उन्हें मिला उसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता भी थे और दलित भी थे। यही वजह रही कि शायद अखिलेश यादव ने इस बार बहुत ज़ोर दिया, पीडीए फार्मूला अपनाया, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। उसमें वो कितने कारगर हो सकता है फार्मूला और कितना वोट शिफ्ट हुआ होगा समाजवादी पार्टी की तरफ? देखिए, अलायंस के अनाउंसमेंट के बाद ये एक परसेप्शन बना है आमतौर पर जो मुसलमान वोटर है वो, अब इसको कोई माने ना माने, वो इंडिया अलायंस की तरफ उसका झुकाव है। और अगर इस एंगल से, इस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो जो मुस्लिम मतदाता है उसने समाजवादी पार्टी को एक तरफा वोट किया है, जो भी मुस्लिम मतदाता हैं, और जितनी भी पोलिंग हो पाई। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बोल रहा था आपको, स्वर्णों का मामला है। 80 से 90 हज़ार स्वर्ण है अगर हम तमाम को मिला लें, चाहे ब्राह्मण जो क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं और ये भूमिहार हैं, जिसमें भूमिहार सबसे ज़्यादा हैं, तकरीबन 47-48 हज़ार के आसपास हैं। और वो ट्रेडिशनली कल्पनाथ राय की कंस्टिट्यूंसी का इलाका रहा है वो पूरा। तो उस नाते अगर हम देखें तो स्वर्ण कैंडिडेट उतार कर समाजवादी पार्टी ने मुसलमान को तो वोट लिया ही, स्वर्णों का बड़ा वोट उन्होंने वो हासिल करने की कोशिश। स्वर्ण मतदाताओं में सेंधमारी करने में वो कामयाब रहे। एक बात ये आप देखिए कि बाहरी और दल बदलू, इन दो शब्दों पर भी जोर रहा। कोशिश की है समाजवादी पार्टी ने कि दारा सिंह चौहान बाहरी हैं, उम्मीदवार हैं, सुधाकर सिंह आपके बीच के हैं, इसलिए उनको जिताया जाए। और दूसरा उन्होंने कहा कि भरोसेमंद और वफादार वाला पैमाने पर भी आप परखें। और जैसा आपने कहा कि पिछले 6 साल में ये चौथा उपचुनाव था, तो ये भी लगता है कि दाव कहीं ना कहीं बीजेपी पर भारी न पड़ जाए। बस वही लग रहा है कि यही सब दांव बीजेपी पर हो सकता है भारी पड़ जाए, क्योंकि एक तो बाहरी बनाम स्थानीय भी मामला था, और दारा सिंह चौहान के बारे में समाजवादी पार्टी जो नैरेटिव सेट करने में कितनी कामयाब रही कि वो दल बदलू हैं, और बीजेपी ने क्यों दांव खेला अनारक्षित सीट पर एक आरक्षित जो कोटे से आता है कैंडिडेट उसको उतारने का। ये बहुत सारे सवाल हैं जो ज़रूर सवालिया निशान खड़े करते हैं कि बीजेपी का क्या होगा, बीजेपी स्वर्णों का कितना वोट हासिल करने में कामयाब हो पाई है कि नहीं हो पाई है, इन जो मुद्दे रहे हैं इस तरह के मुद्दों की बुनियाद पर। आखिरी 2 सवाल आपसे और ये जानना चाहेंगे, जिस तरह के आरोप लगाए समाजवादी पार्टी ने और कई गंभीर आरोप लगाए, चुनाव आयोग से अपील की कि आप इस मैटर को देखें, मामले को देखें और कोशिश करें कि निष्पक्ष चुनाव हो, क्या ये हताशा भी दर्शाता है कि जब आप लूज़ कर रहे हों कोई बैटल, कोई चुनाव, तो आप ईवीएम पर इल्ज़ाम लगा दें, आप आयोग या मशीनरी पर इल्ज़ाम लगा दें? इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इल्ज़ाम तो कई बार होता है कि मशीन ख़राब है, कई बार चीज़ें, ये हताशा भी हो सकती है या इसमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है कि क्योंकि आम तौर पर ऐसा होता है कि मतदाताओं को कई बार जो पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जो बूथ के आसपास होते हैं, वो कई बार धमका देते हैं, पुलिस की नज़र पड़ी या नहीं पड़ी, और ये इल्ज़ामात लगते रहते हैं सियासी पार्टियों के द्वारा कि भाई वो उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम ऐसे घपला किया, और जो सरकार में होती है पार्टी उस पर कुछ ज़्यादा इल्ज़ाम लगते भी हैं। तो अगर इसको या तो थोड़ी सी हताशा कहें या उनको लग रहा हो कि थोड़ी सी हताशा हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर हम आखिर में यही कहेंगे कि घोसी एक ऐसी कंस्टिट्यूंसी रही है या पूरा इलाका एक ऐसा क्षेत्र रहा है। अगर कल्पनाथ राय के समय बात करें तो सौर ऊर्जा से पूरा ज़िला, पूरा घोसी जो है वहाँ पे सौर बसें चलती थीं, वो एक दौर वो भी था कल्पनाथ राय के टाइम में। और सियासी जो दांव पेच है उसमें आज कहाँ पहुँच गई है घोसी, इस पर भी मतदाताओं को ध्यान देना चाहिए, वहाँ के कैंडिडेट्स को ध्यान देना चाहिए, मतदाताओं को याद कराना चाहिए कि वो दौर कहाँ गया जब मऊ से और दूसरे शहरों से वो सौर पैनल वाली बसें वहाँ चलती थीं। आज कहीं नज़र नहीं आती है, लेकिन ये घोसी में चलती थी बसें। घोसी सौर ऊर्जा के मामले में बिल्कुल अपने आप में संपन्न था, एक तरह से कहा जाता है। ये आज नहीं, बस 90-91 की बात है, 92 मतलब 90s की बात है। तो अब इस तरह की सियासत में घोसी कहाँ खो गया, वो घोसी, इसका ये सबसे बड़ा सवाल है। मतदाताओं को इस पर वोट देना चाहिए। आप कहना चाह रहे हैं कि इस बदलते वक्त के साथ जो तस्वीर और ज़्यादा साफ होनी चाहिए वो धुंधली होती जा रही है।
इस पर सोचना चाहिए। मैं जब ये भी जानना चाह रहा था कि आम तौर पर ऐसा होता है, जो सत्तारूढ़ दल होता है, नतीजे उपचुनाव में उसके पक्ष में चले जाते हैं। और दारा सिंह चौहान मंत्री भी रह चुके हैं। कहीं ना कहीं ये मैसेज भी बीजेपी नेताओं ने दिया है अपने चुनाव प्रचार में कि अगर जनता उनको जीत कर भेजती है विधानसभा में तो वो फिर से मंत्री बन सकते हैं और विकास और ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये फैक्टर तो सपोर्ट कर रहा है बीजेपी की तरफ। इस पर कहीं कुछ उन्हें लगता है कि शायद ज़्यादा समर्थन मिल गया हो और विरोधी पर भारी पड़ जाएं। ये हो सकता है। देखिए, चुनाव के नतीजे से ही पता चलेगा। जिसको जो करना था, मतदाताओं ने अपना वोट डाल दिया है, पोलिंग हो चुकी है ख़त्म। अब कौन किस पर भारी पड़ा, वो तो जो माहौल हम लोगों ने चुनाव के दौरान देखा, उपचुनाव के दौरान, वो उसी की बुनियाद पर हम आज एनालिसिस कर रहे हैं ये। लेकिन सही में नतीजे 8 तारीख को ही पता चलेंगे कि क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक लड़ाई 2024 की थोड़ी सी झलक है। इंडिया वर्सेस एनडीए की थोड़ी झलक ज़रूर है। मैं उसी पर आ रहा हूँ कि मुकाबला तो कांटे का है, दिलचस्प है, लेकिन इसके नतीजे कितनी दूर तक जाएंगे, क्या कहानी लिखेंगे 2024 को देखते हुए? देखिए, दोनों एक दूसरे, अगर जो भी जीतता है वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। अगर बीजेपी कैंडिडेट दारा सिंह चौहान की जीत होती है तो ये पहले से नैरेटिव सेट करने की कोशिश होगी बीजेपी की तरफ से कि इंडिया को हमने, जो इंडिया अलायंस है उसको हमने मात दे दी, उनके अंदर कुछ नहीं, उनकी हवा निकाल दी हमने। और अगर इंडिया की जीत होती है तो ये बहुत बड़ा उत्साहवर्धक मामला होगा उनके लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया अलायंस बनने के बाद ये पहली जीत होगी कि अलायंस के नाम पर वो जीत रहे होंगे, जिसमें कांग्रेस ने चूँकि कैंडिडेट नहीं दिया है, बीएसपी का कैंडिडेट है नहीं, तो इस तरह से माना जा रहा है कि एक अलायंस का सपोर्ट है पूरा उसको। जाहिर है नतीजे जिसके पक्ष में जाएंगे वो हवा बनाएगा, माहौल बनाएगा और उसको 2024 की लोकसभा में कैश कराएगा। हाँ बिल्कुल, ये यही होगा। मैंने इसीलिए बताया कि ये 2024 का जो फाइनल होना है, लोकसभा चुनाव होना, उसकी एक छोटी सी झलक यहाँ पर है, ये नज़र आती है, वो ट्रेलर के तौर पर देखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया खालिद जी आपका। तो जैसा खालिद जी ने बताया और लंबी गुफ्तगू हुई, तमाम पहलुओं पर बात हुई, सभी के अपने अपने दावे हैं, दलीलें हैं, मसलन दोनों पक्ष की, चाहे वो एनडीए की बात करें, चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें या फिर स्पेसिफिक पार्टी की बात करें, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, दोनों का ये कहना है कि हमारा उम्मीदवार जीतेगा। लेकिन जनता जनार्दन होती है, फैसला लोकतंत्र में जनता की अदालत में होता है और 8 तारीख को ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर जीत किसे मिलती है और हार किसके हिस्से में जाती है।